नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और चुनाव में उम्मीदवारों के टिकट को लेकर अब दिल्ली में बीजेपी का मंथन होने जा रहा है। नई दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होने जा रही है और बैठक में पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों पर मंथन हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि और ये भी हो सकता है कि कोई निर्णय ले लिया जाए। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है और हम जानते हैं इस बार उनके लिए चुनौती आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं। ऐसे में वैसे ही पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा हुआ है। आज जो मंथन होने जा रहा है उसमें किन खास बातों का ध्यान रखा जाएगा प्रत्याशियों को लेकर? देखिए, बिल्कुल आदित्य, जैसा आप कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा मुश्किल हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि केंद्र जो किसान आंदोलन हुआ उसका केंद्र रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश। हम सब जानते हैं किस तरीके से जो जाट हैं वो नाराज दिख रहे हैं, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था। आदित्य, 2017 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में 109 सीटें बीजेपी ने जीती थी, यानी क्लीन स्वीप किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लीड थी, लेकिन अब वो हिस्सा कमजोर नजर आ रहा है। यही वजह है कि कल पहले लखनऊ में बैठक हुई जिसमें जो यूपी की प्रदेश चुनाव की समिति है वो थी, और अब जो कल चर्चा हुई है उसको लेकर के दिल्ली में चर्चा होगी, जिसको चेयर कर रहे हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। इस बैठक में योगी आदित्यनाथ के जो दोनों डेप्यूटी सीएम हैं, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा भी रहेंगे। जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित हैं तो वो नहीं रहेंगे। राधा मोहन सिंह कोरोना संक्रमित है, जो इंचार्ज है वो नहीं रहेंगे। लेकिन ये तमाम नेता दिल्ली पहुंच गए। स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी जो है काफी लोगों के टिकट भी काट सकती है, तो इसको लेकर के भी काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। कुछ लोगों का टिकट काटा जा सकता है, वो नाराज है, तो उनको नाराज लोगों को कैसे मनाया जाए, कैंपेन स्ट्रेटेजी क्या हो, इन सब चीजों को लेकर के चर्चा हो रही है। पहले चरण में जो मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, इन इलाकों में वोटिंग होनी है, जहां पर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी को रीथिंक कर रही है। जैसे कल हमने संजीव बालियान से भी बात किया था, उन्होंने कहा कि हम मुजफ्फरनगर दंगों की बात करती हैं तो क्या गलत करते हैं, हम वो चीजें याद दिलाते रहेंगे 2012 से 2017 के बीच हुई। तो बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी रिवर्क कर रही है और ये बहुत अहम बैठक है दिल्ली में जो हो रही है। यहां से हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 दिनों में बीजेपी पहले चरण और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम अनाउंस करे, और उसके बाद जिन प्रत्याशियों के टिकट काटे जाएंगे, जो मौजूदा विधायक हैं, उनको कैसे समझाया जा सके, उनकी नाराजगी कैसे दूर की जा सके, इसकी भी स्ट्रेटेजी बनाएगी। तो ये बैठक लगभग 12 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करने जा रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, हमने ये भी देखा है कि किस तरह से बीजेपी की एक खास रणनीति रहती है चुनाव के बाद। अगर बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आते हैं तो वो किस तरह से दूसरे दलों को अपने में शामिल करते हैं। ऐसे में यहाँ पर क्या चुनाव के पहले भी कुछ और दलों को अपने साथ शामिल लाने की कोशिश की जा रही है? और साथ ही आपने जब ये जो टिकट कटने की बात कही कुछ पुराने लोगों के, तो ऐसे में यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि नए समीकरण बैठाने के लिए कुछ और नए चेहरों को और नए दलों को साथ लाने की कोशिश की जाए? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता नहीं है कि कोई बड़ा गठबंधन बीजेपी करेगी किसी के पास, या छोटा गठबंधन भी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का अलायंस हो चुका है। ये फॉर्मिडेबल फोर्स हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा चंद्रशेखर हैं, जो आजाद समाज पार्टी है, वो भी ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं, या वो ओवैसी के साथ भी जा सकते हैं। तो ऐसा अलायंस तो कोई नहीं लगता है कि बीजेपी आज कोई अनाउंस करेगी। लेकिन इन चीजों का ध्यान में रखते हुए टिकट कैसे बांटे जाएं, टिकट काटे भी जाएंगे। कुछ लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनका टिकट काटा जाएगा तो हो सकता है वो लोकदल में या बसपा में चले जाएं, तो उनको कैसे रोका जाए। और स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमित शाह पिछली बार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में पूरा चुनाव लड़ा गया था और उन्होंने एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की थी। उस समय बीजेपी अपने साथ राजभर को लेकर के आई थी, तमाम छोटे दलों को साथ लिया था, लेकिन इस बार कोई छोटा दल साथ नहीं दे रहा है। बीजेपी जाहिर सी बात है 320 सीटों के ऊपर है, तो उसके सामने चैलेंज ज्यादा है कि अपनी परफॉर्मेंस कैसे दोहराई जाए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे कमजोर टर्फ है, किसानों को कैसे मनाया जाए, जाटों को कैसे मनाया जाए, इन सब चीजों को लेकर के आज दिल्ली में चर्चा होगी और लिस्ट पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल सौरभ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बैठक के लिए हम आपके पास आते रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं तो जहां एक तरफ बीजेपी में टिकटों के बंटवारे को लेकर मंथन शुरू होने जा रहा है, वहीं कांग्रेस में उनके अपने ही नेता उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया। उनके साथ वहां के कांग्रेस एमएलए मसूद अख्तर भी सपा में जाएंगे। कांग्रेस ने इसे इमरान मसूद की एहसान फरामोशी बताया है। इमरान मसूद ने सहारनपुर में एक बड़ी जनता से सपा में शामिल होने की राय ली। सहारनपुर के कांग्रेस के बड़े नेता रशीद मसूद के भतीजे हैं, जो 9 बार सांसद रहे हैं। इमरान मसूद के घर आज उनके इलाके के अवाम का हुजूम था। इमरान उनसे समाजवादी पार्टी में जाने के अपने फैसले पे हामी भरवाना चाहते थे। उन्होंने यही किया। भाइयों, हमें अखिलेश जी से मिलने जाना है समाजवादी पार्टी में शमूलियत के लिए। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? इस जिले की 7 विधानसभा हम लोगों को जिताकर भेजना है। इमरान मसूद के जाने का मतलब इमरान मसूद नहीं है, ये तमाम है, ये सब इमरान मसूद है। इमरान मसूद के इस ऐलान के बाद वहां मौजूद भीड़ ने उन्हें कंधों पे उठा के उनका जुलूस निकाला। उनके साथ आज सहारनपुर देहात सीट से कांग्रेस के एमएलए मसूद अख्तर ने भी समाजवादी पार्टी में जाने का ऐलान किया। इस फिरकाप्रस्त पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को दूर करने के लिए यहाँ एक गठजोड़ की ज़रूरत है। यही कहते इमरान भाई बहुत दिन से आ रहे हैं, लेकिन वो चीज़ चली नहीं। इसलिए जनता ये चाहती है, जनता की ये राय है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर शिकस्त दे सकती है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। तो हम लोग जनता के साथ हैं, जनता का जो फैसला है वो हमारा फैसला है, इसीलिए समाजवादी पार्टी का फैसला लिया। इमरान मसूद पश्चिमी यूपी के बड़े नेता रशीद मसूद के भतीजे हैं। रशीद मसूद 9 बार सांसद रहे हैं। इमरान मसूद 2007 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एमएलए बने। 2014 में कांग्रेस के टिकट से वह लोकसभा चुनाव लड़े और 4 लाख से ज्यादा वोट पाया। लेकिन कांग्रेस कहती है कि उनका जाना एहसान फरामोशी होगी। कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस यहाँ पूरा संगठन मजबूत है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, पूरे प्रदेश में मजबूत है। रही बात उनकी, तो अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो मैं कहूँगा कि ये एक आसान फरामोशी होगी। पश्चिमी यूपी की सीटों के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो गया है। इसलिए समझा जाता है कि अगर इमरान मसूद सपा के टिकट से चुनाव लड़ते हैं तो चूंकि उनका अपना भी जनाधार है, वो फायदे में रह सकते हैं। सहारनपुर में अशोक कश्यप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मंत्रालय में एक बैठक हुई, जिसमें महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद समेत कई प्रमुख संत उपस्थित हुए, जहां पर ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की जो प्रतिमा है, संग्रहालय और उसको लेकर जो संबंध में कई मामलों पर चर्चा हुई है। इन सब पर हजारों करोड़ का खर्चा होगा। लेकिन ये और बात है कि राज्य लाखों करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन उसकी प्राथमिकता कुछ और नजर आ रही है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से स्टैच्यू ऑफ वननेस बनाना है। हालांकि विपक्ष फिलहाल इसे गंभीरता से लेने के मूड में नहीं। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में कहा, सिया राम में सब जग जानी। एक ही चेतना सब में है। उससे भारत के गांव गांव में ये बात है, कभी भी बच्चा बच्चा ये मंत्र बोलता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अब ये प्राणियों में सद्भावना हो मतलब एक ही चेतना है, पर विश्व का कल्याण हो। तो इसलिए हम सर्वभौम की सूचना की परिकल्पना करते हुए देखिए, सही या गलत का नहीं, इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जो ये बोलते हैं। उस पर जवाब दो, अगर ये गंभीर, अगर ये इसका कभी क्रियान्वयन हो, घोषणा कर दो 2000 करोड़ रुपए की, फलाने करोड़ की,
ये तो जब ये पैसा बजट में अलॉट करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा संग्रहालय पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। ये और बात है कि पिछले साल भर से राज्य सरकार लगभग हर महीने 1.5 से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर फिलहाल 2,56,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी राज्य में हर नागरिक पर 34,000 रुपए का कर्ज। अगर खर्चा चलाने सरकार FRBM के तहत और कर्ज लेती है तो मार्च तक सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज होगा, यानी हर नागरिक 40,000 रुपए का कर्जदार होगा। इस तंगहाली के बीच बड़ी जरूरत इन किसानों की है। कोई रो रहा है, कोई नेताजी के पैरों में सिर पटक रहा है। दरअसल मावठे से 18 जिलों में फसलें तबाह हो गई। 500 से ज्यादा गांव में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। अशोकनगर जिले के 80 गांव में 10,000 हेक्टेयर में धनिया खराब हो चुकी है। मसूर चना कीचड़ में दबा है। खुद बीजेपी विधायक कह रहे हैं मदद नहीं मिली तो सड़क पर उतरेंगे। मुझे जो करना पड़ेगा, ठीक है ना, और आखिरी अगर इस बार मुआवजे में गड़बड़ी मैं तुम लोगों के सामने कह रहा हूँ, इस्तीफा दे के आओ। मंत्री जी कह रहे हैं बीमे से 25% रकम फौरन मिल जाएगी, लेकिन फिर अपने 17 साल भूल कर कांग्रेस के 50 सालों का हिसाब भी मांगते हैं। आपने फसल बीमा योजना क्यों नहीं लाए? हम किसान को ये जो प्राकृतिक आपदा आई है इसका 72 घंटे के अंदर सर्वे करके पंचनामा बनाकर बीमा कंपनी को देंगे। 25% राशि जल्दी से जल्दी उसकी फसल आने के पहले, यानी मार्च के पहले हम उसको दिला देंगे। मैं कमलनाथ जी सर कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपकी 50 साल सरकार रही है, लेकिन आपने फसल बीमा योजना क्यों नहीं लाए? आपके समय RBC 64 में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। 50 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी 50 रुपए 80 रुपए से ज्यादा किसान को नहीं मिला। वैसे जिन किसानों का बीमा नहीं उनका क्या? ऐसे में आप सोचिए, खस्ता हाल सरकार से किसानों को कर्जा लेकर मदद मिलेगी, फिर राज्य को इन वित्तीय हालातों से बाहर निकालना कितनी बड़ी चुनौती होगा। पिछले साल बीमा कंपनियों को 1,38,806 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान हुआ, जिसके एवज में किसानों को 92,427 करोड़ रुपए का क्लेम मिला। मंत्री जी तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि फसल बीमा योजना है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही 2020 में खरीफ में किसानों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उस हिसाब से लगता है कि आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पहले बन जाएगी 2023 में, और तब तक भी शायद किसानों को फसल का मुआवजा न मिल पाए। और इस बीच सरकार जो कर्जा ले रही है, अनचाहे वो उसमें कर्जदार भी बनते जाएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब मौसम के कहर की बात करते हैं जो कई इलाकों में किसानों पर देखने को मिल रहा है। हाल ही में हुई बारिश और ओले गिरने से बुंदेलखंड में झांसी, ललितपुर और बांदा जिले के 200 से ज्यादा गांव में चना, मसूर, मटर और राई की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन सर्वे कराने की बात कह रहा है, लेकिन मुआवजा कब तक मिलेगा इसका सीधा जवाब किसी के भी पास नहीं है और किसान परेशान है। रविशंकर शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। झांसी में रविवार को ओलों की बरसात ने हजारों किसानों की सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को बर्बाद कर दिया। झांसी के बंगरा गांव में बड़े बड़े ओले गिरे, जिससे चना, मटर और मसूर की फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं। झांसी में बंगरा और मऊरानीपुर के दर्जनों गांवों के किसानों की खेती ओला गिरने से बर्बाद हो चुकी है। हमारी 80 बीघा की मटर पूरी नष्ट हो गई है। हम कटती पे जमीन लिए थे। कटती पे लिए हैं? जी, पैसे। लागत कितनी लगाई है? लागत उसमें कम से कम 2 लाख रुपए तो अभी इसकी रबी की फसल में 6 लाख रुपए का नुकसान हो गया सब। फसल पूरी नष्ट हो गई। कितने बीघे में बोई थी? 10 एकड़ में मटर बोई थी। पूरी नष्ट? हाँ, पूरी। क्या पानी भर गया कि ओले से? ओले से, ओले बिछ गए। झांसी की तरह ही ललितपुर और बांदा जिले के 200 गांवों के सैकड़ों एकड़ खेत में खड़ी फसल बारिश और ओले की वजह से बर्बाद हो चुकी है। बुंदेलखंड का यह इलाका चना, मटर, सरसों और राई की उपज के लिए जाना जाता है, लेकिन बीते 2 साल से यहां लगातार प्राकृतिक आपदा की मार से किसान परेशान हैं। यहाँ के किसान कह रहे हैं हमको बीमा क्लेम नहीं मिला है,
हम लोग प्रीमियम जमा करते हैं, हमारे केसीसी से बीमा प्रीमियम काटा जाता है। तो किसानों ने आज मांग की है उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से कि हमारे खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराया जाए और हमको तत्काल राहत दी जाए। हालांकि झांसी के जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द सर्वे कराकर नुकसान का जायजा लेने की बात कही है। झांसी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब हमारे नेताओं मंत्रियों के अजीबोगरीब बयान। आपके खर्राटे सुनकर तेंदुआ आपकी नाक पर हमला कर सकता है, ये हम नहीं कह रहे। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का कहना है। उन्होंने पचमढ़ी में एक व्यक्ति पर तेंदुए के हमले पर ऐसा कहा है। उन्होंने इतना ही नहीं किया, खर्राटे की आवाज निकालकर भी लोगों को खतरे के बारे में बताया है। आप भी सुनिए। और ये घूर रहा था, मतलब नाक से आवाज निकाल रहा था ऐसे। तो लेपर्ड को लगा कि मेरे जैसा कौन, और इसलिए उसने 7 आदमी में से बीच के आदमी जो ये आवाज निकाला था उस पर